हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर नंबर 12 है और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ही भी हम चल रहे हैं, जहां हम पढ़ रहे थे क्या फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने दो पोर्शन लगभग कंप्लीट किए हैं। पहला था स्टैटिक फ्लूइड, दूसरा था डायनेमिक फ्लूइड। अब डायनेमिक फ्लूइड में एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है विस्कोसिटी। जी हाँ, आपने सही सुना। 1 साल से आप केवल नाम ही सुनते आ रहे हो और फाइनली आप उसे आज फेस टू फेस करने जा रहे हैं। कौन सा? विस्कोसिटी। ठीक है, तो 11th में कई बार इसका इंट्रोडक्शन होता है कि विस्कोसिटी क्या है क्या नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर भी आता है कि हाँ यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। तब भी आपने उसे इग्नोर किया होगा ये सोच कर कि हाँ आगे आने वाले चैप्टर्स में है, तब केवल हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल करके खुश हो गए थे। ठीक है, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये क्या मतलब है इस चीज़ का, और ये प्रॉपर्टी है या क्या है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, व्हाट द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दिस विस्कोसिटी, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्यूरियोसिटी भी आपकी मेंटेन होगी इसमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का अपना लेक्चर बेस्ड ऑन दी विस्कोसिटी। व्हेन वी पोर वाटर, तो पहला मैंने स्टार्टिंग जो किया है एक छोटे से एग्जाम्पल लेने से की है, और एग्जाम्पल लेने के साथ ही मैंने विस्कोसिटी को डिफाइन किया है। ओके, चलिए तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम ए ग्लास इट फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली। क्या कहना चाहते हैं हम? कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक ग्लास लेता हूँ जिसमें पानी, और उसमें से पानी को बाहर निकालना चाहे, यानी कि पानी को गिरा रहा हूँ, सिंपल है। पानी को इसमें से गिराना चाह रहा है ग्लास से, तो सिंपल है कि आसानी से गिर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रहस्य की बात नहीं इसमें ना। बट व्हेन वी पोर कफ सिरप, लाइक कफ सिरप हो गया, सिरप लिखा मैंने, कफ सिरप और हनी। तो आपने कफ सिरप या फिर हनी प्रोडक्ट कोई लिया है, उसको आप क्या करना चाह रहे हैं? किसी कंटेनर से बाहर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे पतंजलि प्रोडक्ट, हनी प्रोडक्ट जो आता है, उस प्रोडक्ट को आप क्या करना चाह रहे हैं? कंटेनर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि जो हनी है वो काफी धीमी स्पीड से बाहर आ रहा है। सही है। वैसा ही आप देखते हैं कहाँ पर, कि जब आपने कफ सिरप, तो खांसी वगैरह जब आपको होती है तो कफ सिरप आप बाहर निकालते हैं छोटे से चम्मच में जब लेते हैं पीने के लिए, तो क्या होगा? होगा ये कि वो बहुत धीमी स्पीड से आएगा, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो आउटर एज है, जैसे यहाँ से हमने निकाला, ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये कफ सिरप है, सपोज ये कफ सिरप है, इसको हम लेंगे, है ना। तो जब भी हम इसे बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है ना। ऐसा होता है, हर बार होता है, इसलिए वहां पर आपको क्या फील होगा? एक कोहेसिव फोर्स, टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्स या एडिसिव फोर्स जो भी होगा, कह सकते हैं, अंगुली आपकी चिपक जाएगी हर बार, है ना। तो ये लिखा मैंने कि व्हेन वी पोर ए ग्लास वाटर फ्रॉम ए ग्लास इट फ्लो फ्रीली एंड क्विकली, बहुत आसानी से आ जाएगा। वहीं पर पानी की जगह अगर मैंने क्या लिया है, कफ सिरप या फिर हनी लिया है, तो बहुत धीमी स्पीड के साथ आता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड आल्सो इट गेट स्टिक्स टू द कंटेनर। इतना समझ में आता है? चलिए, now the difference in both this situation is due to fluid friction। ऐसा क्यों हुआ था? वो हुआ था किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। आइए देखिए कैसे। होता ये है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो मैंने दिखाया यहाँ पर, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ट्वेल्थ लेवल पर जो हम फ्लो बात करते हैं, कौन से फ्लो की बात करते हैं? दैट इज द स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, दैट वन इज द स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ये बिना कहे आपको पता होना चाहिए कि अपने 12th लेवल में केवल क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है। चलिए, तो मैंने कोई फ्लूइड फ्लो आपको दिखाया, ये उसका फर्स्ट लेयर, ये उसका कौन सा लेयर है? फर्स्ट है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड है, फोर्थ है, तो बहुत सारी लेयर बनेगी, नो डाउट बनेगी। ठीक है, तो सभी लेयर्स मान लेते हैं मोशन कर रही है। तो आगे वाली है, फर्स्ट वाली लेयर जब आगे की ओर मोशन करेगी, फर्स्ट वाली लेयर जब आगे की तरफ मोशन करेगी, तो ये क्या करेगी? इसे लगेगा कि ये जो लेयर है वो पीछे रह जा रही है ना। ऐसा कुछ, जैसे ये दो लेयर है, ये आगे जा रही थी, ठीक है, ये पीछे रह गई। तो रेड वाली लेयर को, फर्स्ट वाली लेयर को क्या लगेगा कि ये पीछे रह जा रही है,
तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। तो देयर विल बी ए फ्रिक्शन ऑन लेयर नंबर 2 ड्यू टू 1, ठीक है। लेकिन 2 वाली जो लेयर है यानी कि सेकंड वाली जो लेयर है उसे क्या लगेगा कि पहली वाली लेयर जो है आगे जा रही है, तो रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है, ओवरऑल आगे की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। सो देयर विल बी ए फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। तो कुल मिला के फ्रिक्शन लगेगा, जो आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है वैसा ही, जैसा कि सॉलिड बॉडी कांटेक्ट में आने पर होता है। तो वैसा ही जब फ्लूइड की लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो वास्तव में वहां क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। लेकिन क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। लेकिन आइडियल फ्लूइड के केस में हम क्या मान के चलते हैं, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। तो वो हम मानते हैं, लेकिन रियलिटी में होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन। किसमें, फ्लूइड फ्लो में। किसके फ्लूइड फ्लो में, कहां पर होता है, फ्लूइड फ्लो के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में होता है, ठीक है। अब इसके बाद द फ्रिक्शन इज बोथ विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ, फ्लूइड में तो होता ही है, साथ ही साथ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग। तो हमने देखा था अभी कि कब सिरप लिया था, तो फ्लूइड में तो फ्लूइड जो बाहर आ रहा है उसके फ्लूइड की लेयर के बीच में क्या था, फ्रिक्शन था। लेकिन जो कवर होता है उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, उसके ऊपर भी तो वो वहां पर क्या होता है, स्टिक होता है। वहां पर स्टिक होने की वजह से क्या है कि वहां पर उन दोनों के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन है, यानी कि सराउंडिंग के साथ भी क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है। अगला, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, यानी कि जब दो लेयर चलती है या फिर जब दो लेयर के या किसी भी फ्लूइड के लिए उसके दो या दो से ज्यादा लेयर्स के बीच में क्या लगता हो, फ्रिक्शन लगता हो, और फ्रिक्शन लगने का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का। तो कहीं ना कहीं एक गिवन मटेरियल पर किस तरह डिपेंड करेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which try to oppose the relative motion between the layer different layers of the given fluid। इसी वजह से पानी जो है वो थोड़ा तेजी से चलता है, वहीं पर कफ सिरप और हनी जो होगा वो थोड़ा धीमी गति से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी की लेयर्स है उनके बीच में जो विस्कस या विस्कोसिटी जो होगी वो कम होगी, है ना। तेजी से चल रहा है मतलब विस्कोसिटी क्या है, कम है, और धीमी गति से चल रहा है मतलब क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो सीधा सा है, वेलोसिटी अगर ज्यादा है मेरी तो विस्कोसिटी कम होगी उस लेयर की, है ना। तो वही लिखा है, वाटर हैज लो विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हनी, ओके, दैट मीन्स हनी हैज हायर विस्कोसिटी, ठीक है। तो जो कोई भी फ्लूइड धीमा चल रहा है उसका विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो धीमी गति से चल रहा है उसका विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। धीमी गति से चल रहा है तो उसका विस्कोसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी वी हैव टू टाइप्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो, ठीक है। आइए इसमें ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा है केवल क्या, विस्कोसिटी का डेफिनेशन, है ना, कि विस्कोसिटी क्या है। तो पहले वो पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपको कि नॉन विस्कस जो हमने बार बार डिस्कस कर रहे थे ना वही क्लियर कर देते हैं। तो कहाँ से आता है ये कि बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बेसिस पर जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसे दो टाइप में या दो कैटेगरी में रखा जाता है। कौन कौन सा, विस्कस फ्लो एंड नॉन विस्कस फ्लो। पहले हम पढ़ेंगे नॉन विस्कस फ्लो कि क्या होता है, देन वी विल गो फॉर विस्कस फ्लो, ठीक है। चलिए, नॉन विस्कस फ्लो, देयर इज नो ड्रैगिंग फोर्स एंड देयर लेयर विल मूव विद सेम वेलोसिटी। मतलब क्या कि फ्लूइड है फ्लो कर रहा, ठीक है, ये जो फ्लूइड है वो क्या है, नॉन विस्कस है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो नॉन विस्कस है दैट मीन्स नो फ्रिक्शन, ठीक है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा, नहीं होगा, बिकॉज आपने पहले ही कह दिया है कि फ्रिक्शन को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो फ्रिक्शन नहीं है दैट मीन्स देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन अमंग द लेयर्स ऑफ ए गिवन फ्लूइड, ओके। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं मतलब सबका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, सही है। क्या सबका वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। लेकिन
जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं, और फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब क्या है, देयर इज ए नो ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, जो पीछे की तरह ड्रैग करे, पीछे की तरफ ड्रैग करे, मुझे वापस पीछे की तरफ खींचने लग जाए, यानी कि ऑपोजिशन वाला फोर्स। ठीक है, तो ये था फोर्स। इन नॉन विस्कस फ्लो देयर इज नो ड्रैगिंग फोर्स एंड द लेयर्स विल मूव विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दिखा देंगे हम कि नॉन विस्कस में सभी लेयर्स का वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए, नाउ विस्कोसिटी ऑफ सच फ्लूइड इज जीरो। वो हम कहते भी हैं कि नॉन विस्कस है, मतलब विस्कोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। चलिए, तो विस्कोसिटी जीरो होगी। अब कई बार आपने एक सवाल भी पूछा था, स्टूडेंट ने पूछा किसी ने, क्या सर कि आइडियल फ्लूइड वास्तव में होता नहीं है, ये बात सच है, लेकिन क्या कोई रियल फ्लूइड जो है वो बिहेव कर सकता है क्या, किसकी तरह, आइडियल फ्लूइड की तरह। तो यहाँ पर उसका आपको जवाब मिल जाएगा कुछ हद तक, क्या कि viscosity of such fluid is zero, ये सही है। and the only fluid that is almost non viscous, almost उसे क्या माना जा सकता है, non viscous माना जा सकता है, लेकिन कब, that is the liquid helium। कौन सा है ये, liquid helium at 2 Kelvin temperature। यानी कि liquid helium 2 Kelvin temperature पर कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉन विस्कस फ्लूइड का, यानी कि नॉन विस्कस होगा तो वो आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में कुछ हद तक रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर कट मिलेगा। और ये डायग्राम जरूर बनाइए, किसके लिए, नॉन विस्कस फ्लो। तो इट्स ए स्केमेटिक फिगर फॉर नॉन विस्कस फ्लो। ओके, चलिए अगला हम पढ़ते हैं, ये विस्कस फ्लो क्या है। तो हेडिंग नंबर सेकंड, विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो में ये होता है विद्यार्थी, द सेंट्रल लेयर ऑफ द fluid move fastest and the centermost layer, the centermost layer of a fluid move fastest and outermost layer outermost layer will move slowly। अब इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से हम समझेंगे, क्या है इसका मतलब। देखिए, इसने कहा कि कोई फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है, और उस फ्लूइड के फ्लो को हम क्या कहेंगे, विस्कस फ्लो कहेंगे। क्या कहूंगा, विस्कस फ्लो कहूंगा। कब, तो इस तरह का मैंने फ्लो दिखाया, लेकिन मुझे अभी नहीं पता ये कैसा फ्लो है, ये विस्कस भी हो सकता है या नॉन विस्कस भी हो सकता है। लेकिन नॉन विस्कस होता तो उसके लिए सभी की वेलोसिटी क्या होती, सेम होती। तो अब विस्कस फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे। इसका कहना है कि जितने भी लेयर्स बन रही है गिवन फ्लूइड के लिए, उसका सेंटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, सेंटर मोस्ट जो लेयर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेंटर मोस्ट लेयर आएगा। ठीक है, चलिए, तो सेंटर मोस्ट जो लेयर होगा उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। द सेंटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव फास्टेस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर विल मूव स्लोली। अब इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो इससे कम वेलोसिटी से चलेगी, इससे ऊपर वाली इससे भी कम, इससे ऊपर वाली इससे भी कम, इससे ऊपर वाली इससे भी कम। अब इनमें भी क्या हो जाएगा, ये और कम, ये और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। समझे, नॉन विस्कस फ्लो के अंदर सबका वेलोसिटी क्या होता था, सेम होता था। लेकिन विस्कस फ्लो के लिए जो सेंटर मोस्ट लेयर है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी जैसे जैसे आप उधर से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे,
दोनों तरफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब दूसरा सवाल आपका ये आएगा कि सर एग्जैक्टली कैसा हम फिगर बना सकते हैं, कि कैसे पता चले एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था पिछले डायग्राम वो क्या था, एक स्कीमेटिक डायग्राम था। ये भी क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम है ना, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ विस्कस फ्लो। ठीक है, चलिए अब विस्कस फ्लो में अगर ये हुआ है, अब बात ये आ जाती है कि बात हजम भी होनी चाहिए, है ना, कि ऐसे कैसे सेंटर वाले का जीरो हो गया। नॉन विस्कस में बात समझ में आती है कि वहां पर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए था क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था, है ना। तो यहाँ पर भी वैसा है, समझेंगे। देखिए आइए, मान लीजिए एक रिवर फ्लो है, ये रिवर फ्लो मैंने दिखाया। तो रिवर फ्लो है, पानी बह रहा है, इसमें पानी ही बह सकता है, जहर तो बहने से रहा, है ना। तो ऐसा फ्लूइड मैंने दिखाया, बहुत फुल्ली फिल्ड अप। ठीक है, ये सीधा सा। ठीक है, अब इसका क्या कहना है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है ए, यहाँ एक ऑब्जर्वर है बी, मतलब रिवर बैंक पर साइड में दोनों किनारों पर क्या है, हमने दो ऑब्जर्वर खड़े कर दिए। उसने भी कहा कि यहाँ जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, मतलब धीमा चल रहा है। इसने भी वही कहा कि यहाँ भी जो फ्लूइड चल रहा है उसकी भी स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, अब ये बी वाला अंदर गया, यहाँ पर उसने देखा कि वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ चुकी, किसकी, फ्लूइड के फ्लो की। मतलब जैसे थोड़ा अंदर गया नदी में, है ना, पहले यहाँ खड़ा था बाहर में तो केवल पानी टच करके देखा, क्या था, यहाँ भी बहुत धीमा चल रहा है ना, शांत पानी। ये भी यहाँ आया, इसने देखा पानी का वेलोसिटी बढ़ गया, यानी कि यहाँ वेलोसिटी थोड़ा कम था, उससे आ गया तो वेलोसिटी बढ़ा। जब ये दोनों सेंटर में पहुंचे तो इसने देखा कि यहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखो सेंटर में जो होता है लेयर, उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी कम होते 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 रिवर बैंक पर क्या होगी, सबसे कम, और से यहाँ ज्यादा 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 सेंटर पर फिर सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद फिर से डिक्रीज होते 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 यहाँ सबसे कम। समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ये बनाया। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये समझ लेना, खुद के स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग, है ना। सिंपल सी बात है, नदी में आप फील भी कर सकते हैं इस चीज को कि जो सेंटर में है वहां पर हमें क्या फील होता है, ज्यादा वेलोसिटी फील होता है, इसलिए हम वहां पर खुद को सस्टेन नहीं कर पाते, खड़ा नहीं रख पाते। वहीं पर नदी के किनारे में आप खड़े रह सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, अब अगला सवाल आपका ये आएगा, ये होता है इट्स ओके, लेकिन क्यों होता है, उसका क्या रीजन। उसका रीजन ये है कि ये विस्कस फ्लो है। विस्कस फ्लो है मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्यों होगा, क्योंकि देयर इज ए रिलेटिव मोशन, किसके बीच में, लेयर्स के बीच में। तो ये नदी था, यहाँ वेलोसिटी ऐसा रहा होगा, फिर ये बढ़ा होगा, ये बढ़ गया होगा और बढ़ गया होगा, तो ये सेंटर बता देते हैं इससे, है ना। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो होता है रिवर बेड कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, रिवर बेड, और उसे लगभग स्टेशनरी मान के चलते हैं, यानी कि उसका वेलोसिटी बहुत ही कम होता है और उसे क्या मान के चलते हैं, स्टेशनरी। ओके, अब ये तो स्टेशनरी नहीं है, इसका वेलोसिटी है कुछ v, तो दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। ठीक है ना, तो रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, और इसी फ्रिक्शन को क्या कहेंगे यहाँ पर, ड्रैगिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ड्रैगिंग फोर्स, यानी कि ड्यू टू ड्रैगिंग फोर्स और फ्रिक्शन वी हैव दिस टाइप ऑफ विस्कस फ्लो स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा, मैंने केवल आपको एक स्कीमेटिक ओवरव्यू दिया है कि ऐसा ऐसा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू, अगला है अपना विस्कोसिटी का, जो आपको मैंने पूरा समझाया था एक्सप्लेनेशन, उसका मैंने डेफिनेशन लिखा है। सो इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, विस्कस फ्लो में जो समझाया। ठीक है, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय
virtue of which the relative motion between different layers of a fluid experience a dragging force. This force is called viscous force. मतलब क्या था कि हमने कहा था कि सेंटर मोस्ट जो लेयर है उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसके लिए, विस्कस फ्लो के लिए। उसके बाद वेलोसिटी कम होगा कम होगा कम होगा, यहाँ पर भी कम होगा कम होगा कम होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था? दैट वन इज ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि सबके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या आया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ड्रैगिंग फोर्स, जो क्या कर रहा है, सबको अपोज कर रहा है, ठीक है। और वही ड्रैगिंग फोर्स की हेल्प से हमने विस्कोसिटी को डिफाइन किया, एंड दैट ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। यानी कि विस्कस फोर्स बेसिकली क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपोज करता है किसको, ओवरऑल रिलेटिव मोशन को अमंग द लेयर्स ऑफ ए गिवन फ्लूइड। ओके, ना अब बात यह आती है कि फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं हर बार, तो फ्लूइड तो दो हो सकते हैं कॉमनली, है ना। कौन कौन से, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, या तो लिक्विड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। चलिए, तो लिक्विड हो या गैस हो, ये जो फोर्स होगा ड्रैगिंग फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, उसके लिए दो स्टेटमेंट देखिए। इन लिक्विड विस्कस फोर्स, इन लिक्विड विस्कस फोर्स इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स। यानी कि अगर आपका फ्लूइड जो है वो क्या है, एक लिक्विड है, तो लिक्विड में जो विस्कस फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द शॉर्ट रेंज मोलिकुलर फोर्स, ड्यू टू शॉर्ट रेंज मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। एडेसिव मतलब जो अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे वाटर लिया तो वाटर में क्या है, सभी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड है, तो उसके बीच, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है, शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। उसी की वजह से क्या होगा, विस्कस फोर्स आएगा, ठीक है। एंड इन गैसेस इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड यानी वाटर का पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसा मैंने बहुत सारे लेयर दिखाए जिनका वेलोसिटी कम ज़्यादा है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स का हम कंसिडरेशन करते हैं। मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है क्या है, कोहेसिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज वाले, ठीक है। अगर ऐसा है तो शॉर्ट रेंज मॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि दो लेयर जब कांटेक्ट में आएगी तो मॉलिकुलर भी क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा और फ्रिक्शन जनरेट करेगा, एंड दैट फ्रिक्शन इज विस्कस फोर्स। और जब वहीं गैस की बात करेंगे तो गैस पार्टिकल क्या करते हैं, फ्लो करते हैं रेंडमली अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर ऐसा है तो कोलिजन होगा, जब रेंडमली मूव करेंगे तो, और कोलिजन करने का क्या है, फ्रिक्शन है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये भी एक मोस्ट अवेटेड आपका टॉपिक रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिस तरह से विस्कोसिटी है। आज का पूरा लेक्चर ही विस्कोसिटी पर है ना। चलिए आइए, क्या है कि मान लो मैंने कहा कि एक रिवर बेड है, क्या है, रिवर बेड। रिवर बेड मतलब नदी का जो लास्ट आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर। ओके, तो ये रिवर बेड है, इसका वेलोसिटी हम मान के चलते हैं नेग्लिजिबल है, दैट वन इज इट इज स्टेशनरी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ इसका वेलोसिटी ऐसा दिखाया और हम इसे मान के चल रहे हैं क्या, स्टेशनरी। नहीं दिखाएं तब भी चलेगा। अब विस्कस फ्लो है तो सेंटर जो होगा, सेंटर मान लो यहाँ पर है, ठीक है। सेंटर मोस्ट जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद वाली सबकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, ठीक है। नाउ लेट्स से अगर इसका वेलोसिटी v है, कितना है, चलो और आसान कर देते हैं, इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। या फिर ऐसे देखो, इसका वेलोसिटी v है, इसका क्या होगा, v प्लस dv होगा, है ना। और अगर ये z हाइट पर है तो ये कितना होगा, dz हाइट पर होगा, ठीक है।
यानी कि इसका वेलोसिटी v था। अब इसका वेलोसिटी इससे थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने क्या मान लिया, v प्लस डी वी माना। ये z हाइट पर था तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस डी जेड हाइट पर हो जाएगा, z प्लस डी जेड हाइट पर हो जाएगा, यानी कि ये कितना है, डी जेड है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लेयर है इसका v माना है, ये वाली लेयर जो है इसका v प्लस डी वी माना है। तो देखो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट बताना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना आया, v प्लस डी वी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। ठीक है, v से v कट गया, क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी जे। ठीक है, चलिए तो ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और समझिए इसे, हाँ डिफाइन जो है विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी होगा, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे उसे स्टेशनरी मान के ही करेंगे। ठीक है, ये लीजिए एग्जांपल लीजिए, रिवर बेड, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये है 5 मीटर। ठीक है, और रिवर बेड है, ये वेलोसिटी 0। फाइंड आउट द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन लेयर 1 एंड 2। ठीक है, यानी कि ये डी वी बाई डी जेड यहाँ फाइंड करना। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल कितना हो गया 10, इनिशियल कितना था 0, 10 माइनस 0। फाइनल हाइट कितना 5 है, इनिशियल कितना 0 है, कितना आ गया 2 से ना। और यूनिट आप जानते हैं क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन, नीट वाले स्टूडेंट खास करके ध्यान रखना, सेकंड इनवर्स का क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अगला है अपना हेडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यहीं से आपका जीवन बदल जाएगा आज भी। इसे नीटा कहते हैं, नीटा, नीटा, ईटा, ईटा या नीटा, है ना, जो भी कहना चाहे। अब यहाँ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन यहाँ पर भी आ गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, viscous force F is viscous force F between among the layers is directly proportional to area A of the layer and also proportional to the velocity gradient। ठीक है, क्या है मतलब इसका, देखिए ये मैंने एक रिवर बेड दिखाया, रिवर बेड मतलब ये क्या है, स्टेशनरी है। चलिए फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ता गया, ये लो काफ़ी बढ़ चुके। चलिए तो इसका और इसके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना, डी वी बाई डी जेड, जो लेयर बन रहा है उसका एरिया कितना, ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, क्या है ये, गिवन लेयर का एरिया होगा। ठीक है, गिवन रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उसने कहा है कि न्यूटन्स ने ये कहा कि फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ द लेयर। ठीक है, सेकंड उसने कहा इट आल्सो प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी जेड, वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन किसके लिए, फ्लूइड कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये कैसा है,
स्ट्रीमलाइन फ्लो है। फ्लूइड तो आपका विस्कस ही है नो डाउट, लेकिन फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था फ्लो जब भी बात करेंगे स्ट्रीमलाइन की ही बात करेंगे, ठीक है? मतलब ऐसा घूमता हुआ नहीं, ऐसे दौड़ता हुआ नहीं। फ्रॉम 1 and 2 ए डी वी बाई डी जेड, ठीक है? अब ये साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डी वी बाई डी जेड, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, है ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी बाय डी जेड। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ए क्या है? एरिया ऑफ ए लेयर, एरिया ऑफ लेयर, नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? समटाइम यहाँ पर हम ये भी यूज करते हैं, कई बुक में आपको ये भी मिल जाएगा माइनस के साथ। माइनस क्या है? इंडिकेशन, इंडिकेट इट्स ए फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स which opposes the relative motion among the layers, okay? चलिए, अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि ईटा का डायमेंशन और यूनिट बता दीजिए, तो क्या कहना है कि नहीं? चलिए आइए, तो माइनस केवल डायरेक्शन बताता है, उसे कंफ्यूजन मत रखना कि ऑपोजिशन में है। एफ अपॉन ए डी वी बाई डी जेड। एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। डीवी यानी कि वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड, और जेड मतलब क्या है? फिर से मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो स्टेट बोर्ड, नीट और सीटी वाले ध्यान दें, ये वाला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना? ओके, सीजीएस क्या बन जाएगा? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इज व्हाट? न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, एंड सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, और हियर कम्स सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? चलिए, अब यहाँ से डायमेंशन भी लिख देते हैं। न्यूटन का क्या होता है? m1 l1 t-2, सेकंड का कितना? t1, और ये l2, क्या आ जाएगा? m1 l-1 t-1, ठीक है? चलिए, अब ये तो हुआ ऐसा यूनिट, ये सीजीएस यूनिट, और सीजीएस में इसी को कहा जाता है क्या? वन पॉइस। वन पॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट कभी विस्कोसिटी इस टर्म में नहीं दिया होगा मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए, इसमें दिया होगा सीजीएस में, यू हैव टू कन्वर्ट इट, ओके? चलिए, नाउ रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस फॉर ईटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू वाट? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर 5 डाइन। सेकंड सेकंड ही रहता है सीजीएस में, सीजीएस में कन्वर्ट करें ना, मीटर का क्या आ जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्या आ गया? ये आ जाएगा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर 10 डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं?
पॉइस कहते हैं, यानी कि 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइस। पॉइजन नहीं है, ये पॉइस है, ठीक है ना। देखिए, ओके, आगे बढ़ा जाए। तो हमने एसआई यूनिट की बात कर ली, सीजीएस की बात कर ली, दोनों के बीच में रिलेशन देख लिया, डायमेंशन देख लिया। और किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स, नीटा डिपेंड करेगा आपके लिए, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली मटेरियल का, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ नीट में बनता है, ठीक है ना। क्या है कि फ्लूइड में जो नीटा है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, करेक्ट। लेकिन फ्लूइड दो तरह का होता है, लिक्विड और गैस। लिक्विड के लिए इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड फॉर गैस ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर viscosity decreases. Okay, if we increase the temperature viscosity decreases. इसमें क्या होगा? if we increase the temperature viscosity also increases, ठीक है। तो हमने एक कंक्रीट मैनर में पढ़ लिया कि हाँ, फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी जो है डिपेंड करता है, विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या ये लिखेंगे, विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस तरह? वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिक्विड लिया और गैस। लिक्विड हमने कहा कि इनवर्स है, गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होगी इसकी, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो विस्कोसिटी का कम हो जाना मतलब क्या है? तेजी से चलेगा, है ना, तेजी से चलने लगेगा। विस्कोसिटी का ज़्यादा होना मतलब वो तेजी से नहीं चलेगा, अब वो और ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है लिक्विड में? लिक्विड हमने देखा था कि विस्कस फोर्स किसके कारण हो रहा था? शॉर्ट रेंज मोलिकुलर फोर्सेस के कारण। शॉर्ट रेंज मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स, ठीक है, यही था, शॉर्ट रेंज मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स। और उसमें जो था आपका कौन सा? इसमें था आपका कौन सा? गैस में था, गैस में किस पर डिपेंड कर रहा था? इसमें शॉर्ट रेंज पर कर रहा था, उसमें बात कर रहे थे किस पर? कोलिजन पर। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर कोलिजन। इसमें बात समझ में आती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सही है, कोलिजन बढ़ जाएगा और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन शॉर्ट रेंज में क्या है? होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि शॉर्ट रेंज मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स जो है टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। क्या होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स हियर, मोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज होगा तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन था वो भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो अपोजिशन कम होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। ओके, हालांकि अपने बुक में आप स्टेटमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, मैंने आपको एक कंक्रीट मैनर में समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज लास्ट पॉइंट, जो छोटा सा सवाल लिया है। तो आज विस्कोसिटी पूरा नहीं होएगा, 50% पूरा कर दिया है, कुछ कुछ बच गया तो अगले लेक्चर में लेंगे फिर से, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी आज का इतना ही। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर ए गिवन रिवर फ्लो फाइंड द टेंजेंशियल स्ट्रेस अमंग द लेयर। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है? वैसे ये पढ़ना हमें कहाँ पर? इलास्टिसिटी में केवल ये टर्म, कौन सा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्या है कि दो लेयर्स हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो लेट से फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस लेयर के कारण फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन कैसा है? इंटरनल है। कैसा है? इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स।
जो कि लग रहा है कैसे, अलोंग द टेंजेंट, वैसे ही लगता है, टेंजेंशियली ही लगता है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स है, ओके। अब होता क्या है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये है सरफेस से, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया पे लगाया, ठीक है। फोर्स, आई हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन ए ऑन अ गिवन एरिया ए, तो फोर्स एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एरिया ए इज व्हाट, प्रेशर, जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा भी है कि सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका भी होता है, तो स्ट्रेस क्या होता है, ओके। अब होता क्या है कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेट्स से मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई किया, लेट्स से फोर्स अप्लाई किया, कर दिया। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ कि जितना फोर्स मैं बाहर अप्लाई कर रहा हूँ उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स देयर विल बी प्रेशर। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वापस न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगेगा, मेरे ऊपर क्या, हाथ पे लगेगा। यानी कि कुछ इंटरनल फोर्स वहां पर जनरेट हो रहा है जो बॉडी खुद जनरेट कर रही है, क्यों, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहती या डिफॉर्म नहीं करना चाहती खुद को, इट वांट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओके। तो ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए इट जनरेट्स इट्स ओन इंटरनल फोर्स, और वही इंटरनल फोर्स उतने ही एरिया पर वापस लगता है, तो दैट इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट, स्ट्रेस, जिसका भी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट्स अ बेसिक डिफरेंस विच यू शुड नो कि प्रेशर इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, स्ट्रेस इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपको स्ट्रेस फाइंड करना है कौन सा, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो फोर्स भी कैसा होगा, टेंजेंशियल। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है, टेंजेंशियल है, इंटरनल है या नहीं, इंटरनल है, तो टेंजेंशियल इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज व्हाट, टेंजेंशियल स्ट्रेस। चलिए, मतलब आपको क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है, और उस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एरिया। ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, लेयर्स पे लग रहा है, तो एरिया किसका है, लेयर का है, ठीक है। चलिए, फ्रिक्शन क्या होता है, ईटा ए डीवी बाय डी जेड, माइनस चार्ज ले सकते हो, ठीक है ना, मैंने कल मैग्नीट्यूड लेके वर्क किया। चलिए, एरिया नहीं पता, नीटा, नीटा पता है कितना, 10 की पावर -2 पोइस, मैंने कहा था सीजीएस में दिया, क्या करेंगे, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पोइस, तो 1 पोइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी इसको 10 की पावर -1 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका नीटा, कितना, 10 की पावर -3, एरिया नहीं पता, डीवी बाई डी जेड ये स्टेशनरी है, ये ऊपर वाला, ये किलोमीटर पर आवर में है, क्या आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड में, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18, ठीक है। क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन हाइट कितना 5 है, 5 - 0 यानी कि 1, तो डीवी बाई डी जेड कितना आ गया, 1 आ गया, 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये 1 आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 10 की पावर -3 ए, तो स्ट्रेस कितना आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, सही है। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो कि विस्कोसिटी पर ही होगा। तब तक के लिए मजे से रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, ठीक है।